वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं द एंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश सरकार का अंत कब हुआ आपको मालूम है? 15 अगस्त 1947। लेकिन कई छोटे बड़े सवाल तो आते हैं। वो सवाल क्या उठता है? किसने किया, कैसे किया, क्यों किया? तो इन तीन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह समझ लेना हमारे लिए जरूरी। तो ब्रिटिश सरकार का अंत करने का निर्णय किसका था? क्या भारत का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी जो अपने को इसके काबिल समझता है उसने घोषणा की कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में नहीं चलेगी? ऐसा तो नहीं दिखता। तो क्या आपके तरफ से कोई अल्टीमेटम था कि यह सारा क्रियाकलाप आपको 15 अगस्त तक ही करना है? ऐसा भी नहीं दिखता। तो ब्रिटिश सरकार का अंत किसने किया? ना तो किसी भारतीय नेता ने किया, ना तो किसी भारतीय संगठन ने किया। तो यह फैसला भारत को छोड़ने का या भारत को स्वतंत्र करने का फैसला किसने किया और उसका निर्णय किसके हाथों हुआ? तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वयं से, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार स्वयं से यह निर्णय लेती है कि अब हम भारत में शासन करना नहीं चाहते हैं और अब हम क्या करेंगे कि भारत के किसी भी उत्तरदायी जिसको हम समझेंगे उसको सत्ता सौंपकर हम भारत से अपना प्रशासनिक जो अमला है उसको समेट लेंगे और भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय ले लिया। अब ब्रिटिश सरकार ने जो यह निर्णय लिया, तो क्या यह किसी शर्त के साथ था या बिना शर्त था? यह क्या भारतीय को पूर्ण आजादी देने के समान थी या आजादी के बाद भी उसके दखल का असर रहने वाला था? तो इन प्रश्नों पर हमें तो सोचना होगा। तो हम देखते हैं कि अच्छा चलिए किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार ने किया। ब्रिटिश सरकार ने कैसे किया? तो इसके दो तीन आयाम हमारे सामने आते हैं। आयाम क्या है? एक तो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन ने 1946 में यह तय कर दिया था कि भारत के लोग अब अपना संविधान बना लें और भारत में एक कार्यकारी यानी प्रोविजनल सरकार हम बना देंगे और जब हमको स्वतंत्र करना होगा तो भारत का सत्ता उस सरकार को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, पावर ट्रांसफर करेंगे और भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उस पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या वीडियो उपलब्ध है इस चैनल पर, आप निकाल कर देखिए कि ये कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रावधान रखे थे। चलिए उन प्रावधानों की बात करेंगे। तो इसमें किया क्या था आपने? अब उसके बाद इससे भी नहीं बना तो इन्होंने क्या लेके आया? माउंट बेटन की माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना तो और भी हद करने वाला है। यहां तो माउंट बेटन ने घोषणा कर दिया कि हम भारत को दो डोमिनियन स्टेट में स्वतंत्र करेंगे, यानी भारत का बंटवारा निश्चित होगा। क्या यही आकांक्षा थी भारतीय लोगों की? क्या यही उद्देश्य था हमारा? जो हम बोलते हैं कि भारत की आजादी हमारे लंबे संघर्ष का परिणाम है, तो लंबे संघर्ष का परिणाम है गिनते तो ये है कि 1857 से 1947 तक हम इस आजादी के लिए, इस स्वाधीनता के लिए या ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को भारत में समाप्त करने के लिए हम संघर्ष करने। तो इसके पीछे क्या यही लक्ष्य था? इतना ही नहीं, राज्य किस तरह के होंगे, कौन सा राज्य बटेगा, कौन सा राज्य नहीं बटेगा, चलिए ये भी ब्रिटिश सरकार ही तय कर रही है। पंजाब बट जाएगा, बंगाल बट जाएगा, कौन सा प्रांत किस डोमिनियन में जाएगा आपने तो पहले से तय कर लिया था। चलिए भाई, सिंध को कह दिया कि नहीं, वहां के लोग तय कर ले,
अब सिंध के लोगों से इनकी क्या साठगांठ थी या क्या अंडरस्टैंडिंग था, ये तो वो जाने। लेकिन सिंध चला गया। इतना ही नहीं, शहरों की बात करें तो कौन सा शहर भारत में मिलेगा, कौन सा शहर पाकिस्तान जाएगा। डोमेन जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, ये 565 स्टेट थे, इनका क्या होगा। ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, ये भारत में भी जा सकते हैं, ये अपना समूह बनाकर अलग शासन भी कर सकते हैं। दोनों ये डोमिनियन स्टेटस जिसका नाम लिया माउंटबेटन ने कि भारत और पाकिस्तान, तो दोनों अपना संविधान सभा अलग बनाएंगे। तो क्या यह एक शर्त की तरह नहीं लगती है कि अगर ऐसा होगा तभी हम स्वतंत्र करेंगे। चलिए भाई, तो ये तो हमारी आकांक्षाओं के ठीक विपरीत था, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश शासन का भारत में अंत हुआ और यह हमारे लिए आज हम उसका एक उत्सव मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। कम से कम भारत के लोग आज संप्रभु हैं, अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, उनके पास अपनी संविधान है, अपना प्रशासनिक ढांचा है, अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, अपना सामाजिक समरसता और संरचना है, उसमें वो खुलकर काम करते हैं। तो एक उपलब्धि तो थी, लेकिन उपलब्धि के पीछे जो हमने कीमत चुकाई है, उन कीमतों को नहीं भूल सकते हम। कैसे भूल जाएं। तो और माउंटबेटन योजना के साथ साथ एक तीसरा ये चीज लेकर आते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तो एक फॉर्मेलिटी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक विधेयक के रूप में, एक अधिनियम के रूप में इसे ब्रिटिश संसद में पास किया और रॉयल कंसेंट इस पर प्राप्त किया और कहा कि इसको लागू। अब ये जो 15 अगस्त 1947 है, भाई 15 अगस्त 1947 है क्यों? पहले तो यही ब्रिटिश सरकार बोल रही थी कि हम 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, और फिर उनको क्या लगा नहीं लगा, उन्होंने तय कर दिया कि नहीं, अब तो हम 15 अगस्त को ही समाप्त करेंगे कहानी, और 15 अगस्त को हम पावर ट्रांसफर करेंगे और उस दिन से ये दोनों डोमिनियन स्टेट्स अलग अलग अपना काम करेंगे, आप काम करते रहिए। तो इस तरीके से ये भारत को स्वतंत्रता मिली। तो पहली बात हमें याद रखना होगा कि भारत को 15 अगस्त 1947 देने का जो योजना थी, यह योजना किसी भारतीय का नहीं, न तो ये कांग्रेस का है, न भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल का है, न भारत के किसी बड़े नेता का है, किसी का नहीं। यह ब्रिटिश सरकार की सोची समझी योजना है और इसके तहत ये कर रही है। अब चलिए करती कैसे है। तो क्या करते हैं कि ब्रिटिश सरकार अधिनियम, या चूंकि जब हम माउंटबेटन की बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना तो हो गई, 3 जून की योजना थी, 3 जून 1947 की, और 3 जून 1947 को घोषणा हुई और कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे। यह पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में यह योजना बिना किसी अमेंडमेंट के, उसमें हल्का सा एक शब्द का भी कोई अमेंडमेंट नहीं होता, और पूरे की पूरे उसको पास कर देती है और कहती है कि भाई अब इसे लागू होगा। और क्या करती है, कहता है कि नहीं भाई अब हम क्या करेंगे कि अब हम 15 अगस्त को भारत को छोड़ दें। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये भारत सरकार अधिनियम क्या क्या कहता है। तो भारत सरकार अधिनियम कहता है कि भारत का बंटवारा, यानी भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट बनेगा और दोनों को स्वतंत्रता अलग अलग दी जाएगी। तो कानूनी रूप से अगर ब्रिटिश कानून की माने तो कानूनी रूप से हो गया कि ये एक साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम छोड़ेंगे एक साथ नहीं होगा, ये दोनों पृथक स्वतंत्र हैं। चलिए, दोनों अपना संविधान अलग बनाएंगे, दोनों अपना संविधान
अलग बनाएंगे। चलिए ये काम भी कर दिया कि ये दोनों राष्ट्र अपना अपना संविधान बनाएंगे। कहा कि प्रिंसली स्टेट्स, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स स्टेट्स क्या करेंगे, ये प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह अपने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो आपस में मिलकर कोई समूह बना सकते हैं, और जो भारत में शामिल होगा उसे भारत का संविधान, और जो पाकिस्तान में शामिल होगा उसको पाकिस्तान का संविधान, और जो अन्य प्रकार से होंगे उनको अपना कायदा कानून खुद तय करने का अधिकार होगा। चलिए ये काम भी कर लिए। अब प्रिंसली स्टेट को, पीछे भी आप प्रिंसली स्टेट के बारे में जब 1935 का अधिनियम दिया था उस समय भी कहा था कि नहीं, प्रिंसली स्टेट संघ का अनिवार्य रूप से हिस्सा नहीं होगा, वो चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे तो नहीं हो सकते हैं। चलिए उसके बाद में जो भी योजनाएं आई आप तो यही बात करते रहे। तो यहां पर प्रिंसली स्टेट होता ही। अब कहता है कि ब्रिटिश शासित भारत प्रदेश का क्या, तो ब्रिटिश शासित राज्य, यहां क्या होगा भाई, पंजाब। तो पंजाब के लोग, पंजाब की विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे उसमें हिंदू अलग समूह बनाएंगे और गैर हिंदू यानी मुस्लिम अपना अलग समूह बनाएंगे, और गैर मुस्लिम जो उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे और भी थे, बौद्ध भी थे, तो इन लोगों का अलग समूह होगा, और ये दोनों समूह अलग अलग मतदान करेगा, और दोनों में से कोई भी एक समूह यदि इस प्रांत के विभाजन के हक में फैसला करता है तो इस प्रांत का, अब पहले तो केवल प्रिंसली स्टेट को बांटना है, अब पंजाब को भी बांटने का प्रबंध कर देते हैं। चलिए भाई ये काम भी कर दिया आपने। इसी तरह असम को भी कर दिया आपने। चलिए असम को भी बांटने का प्रबंध कर देते हैं उसी आधार पर। अब आया सिंध की बात, तो सिंध की बात करें तो कहा कि नहीं भाई, वहां के क्या करेगी कि विधानसभा तय करेगी कि उसको दोनों में से किस डोमिनियन स्टेटस के साथ जाना है। तो ये क्या हो गया कि सिंध कहां चला गया, पाकिस्तान के साथ चला गया। अब यहीं पर अगर रुक जाए, कहा था कि नहीं कुछ ऐसे शहर हैं जो विवादित हैं। चलिए भाई, अब कहता है कि सिलहट का क्या होगा, तो कहा कि सिलहट के लोग, वहां कोई विधानसभा वगैरह की बात नहीं है, सिलहट क्या करेगा कि वहां के लोगों में प्लीबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा। तो सिलहट में आप क्या करते हैं, सिलहट में जनमत संग्रह करा देते हैं, जनमत संग्रह करा देते हैं, और ये चला कहा जाता है, पास टू पाकिस्तान। और क्या करते हैं कि इसी तरह आप, तो इस तरीके से करके आप पूरा प्रबंध करने के बाद, और जब यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग को तो स्वीकार करना ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग का फोकस बहुत स्पष्ट था, हमको एक अलग देश चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। यहां उसको पाकिस्तान का पूरा प्रबंध, पूरा रोड मैप, पूरा ब्लूप्रिंट जब मिल गया तो उसने तो स्वीकार कर ली ही। अब कांग्रेस भी इसको स्वीकार कर लेती है। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होना भारतीयों के लिए एक उपलब्धि तो है, निश्चित रूप से उपलब्धि। और जो संगठन इसके लिए काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी, कई सारे संगठन थे। तो जब सारे संगठन थे, लेकिन
उस समय मुख्य धारा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मानते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिए। भाई हम कहते हैं कि जब देश का विभाजन कर रहे हो, हमारे शहरों शहरों में तुम प्लेबिसाइट करा रहे हो, हमारे प्रांतों का बंटवारा कर रहे हो, हमारे अधीन पड़ने वाले जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको तुम अलग रहने की स्वायत्ता दे रहे हो, तो हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई किसी की मंशा भारत में, कांग्रेस की भी किसी नेता की या ऐसी मंशा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने स्वीकार कर लिया। तो इस उपलब्धि के साथ साथ यह एक बहुत बड़ा झटका था पूरे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए। चलिए अब देखते हैं। अब हम सोचते हैं कि आखिर यह पूरा जो प्रक्रिया हुआ भारत को, तो क्यों हुआ। अब पहले तो हमने सोचा कि भाई किसने किया, कैसे किया। तो किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया। कैसे किया, तो चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किया। और क्यों किया, तो क्यों की बात हम अब थोड़ा कर ले। तो ऐसा अगर सोचते हैं कि क्यों, तो ये जो क्यों का प्रश्न है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो लंबे समय तक संघर्ष कर रहे थे, 1857 में संग्राम किया, स्वतंत्रता संग्राम किया या संघर्ष किया। चलिए किसी कारण बस परिस्थिति बस वह सफल नहीं हो पाई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई, वो लगातार कोशिश करती रही। चलिए उसकी कथा तो बाद में की जाएगी, लेकिन लंबे समय तक 1947 तक हम लगे रहे, संघर्ष करते रहे। हमारे सैकड़ों हजारों लोगों की जाने गई, कई लोग फांसी पर चढ़ाए गए, कई लोग जेल भेजे गए, तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, तमाम चीजें। तो केवल इसलिए कि भारतीय चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, अगर भारत के चाहने से अगर ब्रिटिश सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ होता तो आप तो कब का दे दिए होते, लेकिन आपने तो कभी दिया नहीं। अरे स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, स्वराज तक आप देने को तैयार नहीं थे भाई साहब, आप होम रूल देने को तैयार नहीं थे। सरकारी नौकरियों में भारतीय को अनुमति दी जाए, आईसीएस में ऐसे श्रेष्ठ पदों के लिए, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार की सद्भावना हमें तो कहीं से नहीं। तो क्या कारण हो सकते हैं, तो इस कारणों की हम परीक्षा करें तो हमें 2-3 तरह के स्पष्ट कारण दिखते हैं। सबसे पहला क्या है कि वैश्विकता। अब वैश्विक कारण क्या है कि देखिए 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और मात्र 20-21 साल के अंतराल पर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। और इन दोनों युद्ध में ब्रिटेन एक मुख्य युद्धकर्ता देश था। तो इन युद्धों के कारण क्या था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, और इतनी खराब हो चुकी थी कि न आगे ये किसी युद्ध या विवाद में फंसना चाहते थे, और न इनका जो फैला हुआ साम्राज्य था जिसके बारे में कहते हैं अरे ब्रिटिश साम्राज्य क्या है, इसके साम्राज्य में तो सूरज कभी डूबता ही नहीं है, क्योंकि एक भाग में जब तक डूबता है तब तक दूसरे भाग में सूरज का उदय हो चुका होता है। तो इस साम्राज्य को चलाने में अब ये अपने आप को समर्थ नहीं मान रहे थे, कहा कि अब करना ये मुश्किल होगा। तो वैश्विक दर्शन है। और क्या है कि हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि दुनिया में हमेशा से ये, आज भी हम बोलते हैं ना कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, अमेरिका सबसे श्रेष्ठ देश है, इस मामले में श्रेष्ठ है, सैन्य मामले में श्रेष्ठ देश है, आर्थिक मामले में
और राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले, जैसे आज अगर यूएन हो, पूरे दुनिया की कोई राजनीतिक संस्थान है तो उसमें इनकी तो चलती है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटेन सर्वोच्च था। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन सर्वोच्च था, सर्वोच्च था। लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद, विजय के बाद भी, विजय के बाद भी अब ये सर्वोच्चता, ब्रिटेन की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। ब्रिटेन की सर्वोच्चता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब क्या होता है, इसके जगह पर अमेरिका दुनिया का सर्वोच्च देश बन गया। तो यहां भी इनको एक बड़ा झटका लग चुका है कि भाई अब तो हम डोमिनेंट, अब तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हम जो कहेंगे दुनिया आंख मूंद कर, कम से कम जो पश्चिमी देश थे, जो युद्ध के मित्र राष्ट्र थे, लाइट पावर्स थे, वो आंख मूंद कर उनके पीछे चल पड़ेंगे। तो यहाँ भी इनकी सर्वोच्चता समाप्त हो चुकी है। और ये युद्ध के कारण बड़े भारी कर्ज में दबे हुए थे। और दूसरा क्या था कि एक दूसरी धारा भी उपज रही थी। अब दूसरी धारा क्या थी कि 1917 में जब रूसी क्रांति होता है, तो रूसी क्रांति 1917 के रूसी क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद दुनिया दो घड़े में बट गई। कौन भाई? पूंजीपति देशों की दुनिया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह सब थे। और एक तरफ क्या था? साम्यवादी देशों का। चलिए, इनका भी एक बड़ा कुआं खड़ा हो चुका था। तो ये रूस और उसके समर्थक देश, रूस और उनके समर्थक क्या हैं कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं। साम्राज्यवाद के कठोर विरोधी, कठोर विरोधी। आप कहें भाई कठोर विरोधी क्यों हो? तो रूसी क्रांति की जो आइडियोलॉजी थी, रूसी क्रांति की आइडियोलॉजी थी कि लोगों का शोषण दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। अब लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, और साम्राज्यवाद का निर्माण ही शोषण के लिए हुआ था। तो ऐसे में क्या होगा कि ये रूस और उसके समर्थक देश उन तमाम देशों को मदद देने को तैयार थे जो अपने उपनिवेश को स्वतंत्र दिलाने की कोशिश में थे। तो अब नतीजा क्या है कि अगर ब्रिटेन अब भारत को या अपने अन्य दूसरे भी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान न करे तो क्या होगा? रूस के साथ इनका संबंध बिगड़ेगा। और रूस के साथ संबंध बिगड़ने का मतलब क्या है कि फिर से एक नए युद्ध में, और नए युद्ध में जाने का साहस अब ब्रिटेन के पास नहीं था। तो ऐसे में उनको निर्णय तो लेना ही था। अब चलिए एक तीसरी बात की बात करते हैं। भारत के अप्रवासी, तो दोस्तों, भारत से कई सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, गिरमिटिया मजदूर तक के लोग, मतलब ऊपर से नीचे तक हर वर्ग के लोग कई देशों में फैले गए और वहां काम कर रहे थे। तो वहां जब काम कर रहे थे तो इसमें जो पढ़े लिखे थे, जो समर्थ थे, जो अपने क्षेत्र में सफल थे, उन लोगों ने, जो भारतीय थे, ठीक है, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता तो ले ली, लेकिन दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भारत के प्रति उनका प्रेम, उनका अनुराग, उनकी सहानुभूति, उनका लगाव रत्ती भर कर नहीं। तो कई ऐसे संस्थाएं थी। अब आप याद कीजिए भीखा जी का, भीखा जी कामा। तो ये भीखा जी कामा जैसी नेत्री जर्मनी में रहती,
और ये जर्मनी में रहते हुए क्या कर रही है, भारत का राष्ट्र ध्वज बना रही है और उसको इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराकर पूरे दुनिया को, ये कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा फहराना, वो भी तिरंगा था लेकिन उसमें एक रंग लाल था और उस लाल पट्टी पर 8 कमल के फूल खिले थे। तो ये क्या कर रही है, अब क्या कर रही है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम नाम से एक अखबार चला, दूसरा अखबार इनका चल रहा था मदन तलवार। तो जब ये विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीय वहां रहते हुए पूरे दुनिया में भारत के स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में, माहौल बनाने के लिए काम कर रहे थे, तब ब्रिटेन को तो लग रहा था कि अब तो यह काम और तेज होगा। तो जब और तेज होगा तो ऐसे में तो अच्छा है कि भारत से किसी तरीके अपना पल्ला झाड़ लो। तो ये केवल एक भीखाजी कामा की बात नहीं थी, भीखाजी कामा के साथ साथ, अच्छा चलिए अब आप लीजिए कि ये जो गदर आंदोलन था, गदर आंदोलन, ये गदर आंदोलन क्या कनाडा से शुरू हुआ, कनाडा से, और कनाडा में बड़ी संख्या में भारत के लोग बसे हुए थे, अधिकांश वहां पंजाब से गए थे और यह गदर आंदोलन वहां चल रहा था। ये क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में काम कर रहा है, कहता है कि नहीं भाई भारत का इस तरीके से शोषण नहीं किया जा सकता, भारत को अब अधिक गुलाम बनाकर आप नहीं रख सकते, भारत पे आप अत्याचार नहीं कर सकते, भारत की स्वतंत्रता जरूरी है। तो ये गदर आंदोलन अपने आप में काम कर रहा है और इसके तमाम लोग अब भारतीय स्वतंत्रता के लिए जुटे हैं। अब चलिए आपको एक और महापुरुष का हम की चर्चा करें। रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस, दोस्तों शायद आपने नाम सुना ही होगा रास बिहारी बोस का। अरे जब 1905 में बंग भंग के बाद अंग्रेजों को ये लग गया कि भाई अब बंगाल में प्रशासन किया उच्च से उच्च अधिकारी भी अपने आप को इन क्रांतिकारियों से सुरक्षित महसूस नहीं करते, चलिए तो इन लोगों ने निर्णय किया कि अब भारत की राजधानी को हम कहां ले जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। भारत को दिल्ली में ले है 1912 में, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग जब हाथी पर सवार होकर नए राजधानी के उद्घाटन समारोह के लिए वो सहन शौकत और ठाट बाट के साथ निकले, एक क्रांतिकारी ने उस पर कौन फेंका। संजोग है लॉर्ड हार्डिंग बच गए, नहीं मरे, लेकिन ये क्रांतिकारी, इसमें नाम आया रास बिहारी बोस का। ये रास बिहारी बोस समझ चुके थे कि भाई अब ये अंग्रेज हमारे पीछे लगे, तो ये कहां चले जाते हैं, भारत छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और ये पहुंचते बैंकॉक। और बैंकॉक में इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद सेना सेना बना ली। आगे चलकर इस सेना को रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संभालने के लिए दे दिया कि भाई आप इसको आप भी चला सकते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति से चले। तो इस तरह के आंदोलनकारी जब काम कर रहे थे और इनको दूसरे देशों ने संरक्षण दे रखा था, समर्थन दे रखा था, इनको प्रत्यक्ष, तो अंग्रेजों को लगता था कि भाई अब भारत पर शासन को किसी तरीके से खींचने का मतलब होगा कि दुनिया के भू राजनीतिक विषय पर सबसे अलग थलग पड़ना, और ब्रिटेन सरकार इतना साहस नहीं जुटा सकती। अब चलिए एक तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी भी बात कर लें, क्योंकि उनके बिना तो सारी कथा अधूरी हो जाएगी। ये हैं सुभाष चंद्र बोस।
बड़ा रोचक व्यक्तित्व, बड़ा भव्य व्यक्तित्व। अगर हम कहें कि उस समय भारतीय राजनीति में अगर सबसे टॉल फिगर किसी के रूप में अगर कोई नेता याद आता है तो सुभाष चंद्र बोस याद आता है। आईसीएस की नौकरी छोड़ी, बंगाल पहुंचे, भारत पहुंचे, असहयोग आंदोलन से जुड़े, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, चलिए भाई कलकत्ता के कॉलेज में, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रिंसिपल बने, चुनाव हुए, उसके बाद कलकत्ता म्युनिसिपल। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस, जब उनकी कथा हम किसी वीडियो में जरूर दिखाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा है दोस्तों। तो ये सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस को छोड़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और वहां के बाद इनकी जब नजरबंदी कर ली जाती है ब्लैक होल के प्रश्न पर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो वहां से इनका महापलायन हो जाता है और ये कहां पहुंच जाते हैं? जर्मनी। और जर्मनी में ये क्या करते हैं? लीगॉन, लीगॉन नामक एक सेना बनाते हैं। लीगॉन का मतलब ही होता है नफरी, सेना की एक टुकड़ी। और क्या करते हैं? आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। और क्या करते हैं भाई? ये तो बन गया भारत के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। तो एक ऐसा अकेला नेता जो भारत से किसी राजनीतिक दल के द्वारा समर्थित नहीं था, ब्रिटेन में जाकर भारत के स्वतंत्रता के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। और सहायता केवल लीगॉन बनाने की नहीं, केवल एक रेडियो स्थापित करने की नहीं, बल्कि बर्मा के थ्रू मणिपुर, भारत के क्षेत्र पर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण तक करने के लिए। मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो मोइरांग से शुरू किया, मोइरांग में उनकी सेना की मुख्यालय बनती है, और उसके बाद वो पूरे मणिपुर को कब्जा करते हैं। नागालैंड पड़ोसी राज्य है, वहां कब्जा करते हैं। तो इसमें जर्मनी का, जापान का पूरा समर्थन है। तो यह तो एक वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है। अब ऐसे हालत में अंग्रेज क्या करें? ये वास्तव में कहे ना, तो जो आजाद हिंद फौज का जो आक्रमण था मणिपुर और नागालैंड में, उससे ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। और तभी उसको विश्वास हो गया था कि भी हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। और कायदे की बात देखिए कि एक तो यहां आजाद हिंद का आक्रमण हो रहा है, चलिए लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। तो अब क्या है कि इसको जो वैश्विक समर्थन है, जर्मनी जैसे देशों का समर्थन था, बर्मा का समर्थन था, जापान का समर्थन था, ये अंडमान निकोबार इसको इसके हवाले कर देते हैं। तो नतीजा क्या है कि इन तमाम परिस्थितियों से ब्रिटिश सरकार इस बात पर केंद्रित है कि क्या भारत में अब अपने साम्राज्य को कायम रखना किसी काम का होगा, लाभदायक होगा, आसान होगा? तो सीधा उत्तर था नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि ये तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त चल रहा था। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये कांग्रेस ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कांग्रेस की धारा ही एकमात्र वह धारा है जो भारत के लिए जिसने त्याग किया, जिसने बलिदान किया, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कोशिश की, जिसने, तो ये सच नहीं। कांग्रेस का प्रयास सच है, लेकिन अगर ऐसे सच का निर्माण करते हैं जिसमें सारे दूसरे सत्यों को या तो हाशिए पर डाल दें या उसको बाहर कर दें, तो यहां क्या था कि भारत में कई क्रांतिकारी संगठन, अब आप याद कीजिए खुदीराम बोस, ये नौजवान मुजफ्फरपुर के न्यायिक अधिकारी जैक्सन पर बम फेंकता है
और आपको आश्चर्य होगा, 18 वर्ष 18 दिन की आयु में इसको फांसी दी गई है। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? 1908 की बात। तो आप जरा सोचिए कि तब तो गांधी युग का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब तो गांधी जी आए भी नहीं थे, तब तो कांग्रेस मॉडरेट के कब्जे में थी, तब तो कोई नॉन मॉडरेट नेता कांग्रेस का अध्यक्ष या कांग्रेस का बड़ा नेता न बन जाए, इसके लिए सूरत में तिलक के विरोधी क्या किए थे। तो उस समय की बात है। और इसी खुद्दीराम बोस का साथी जो है प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, ये क्या करता है कि अपने आप को शूट कर लेता है। जब देखा कि हम पकड़े जाएंगे तो भाई अंग्रेजों के कैद में उसे जाना पसंद नहीं, तो सेल्फ अपने आप को शूट कर लेता है। तो ऐसे क्रांतिकारी तो बहुत पहले से चल रहे थे, बहुत पहले से चल रहे थे। और इनका था क्या कि भारत पर अत्याचार बंद करो, भारत हो। चलिए अब आप बातें तो बहुत सारी हैं। भगत सिंह की बात करें आप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम के साथ आजाद छोड़ देना एक तरह का अन्याय होगा। ये इस आजाद शब्द के कारण ही दंडित हुआ था, और इस आजाद शब्द के कारण ही यह क्रांतिकारी बना। जब कांग्रेस के किसी रैली में भाग ले रहा था तो पकड़ लिए गए, तो इससे मजिस्ट्रेट और पुलिस ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? आजाद। तुम्हारा कहाँ खड़ा है? भारत। तो इसे 15 चेन किया, हर छड़ी पर यह आजाद हिंद का नारा लगाते रहे। तो इनका अब बताइए कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी क्रांतियां की, और ये बहुत पहले की बात, मतलब शुरुआती दौर की बात नहीं है। अरे लाला लाजपत राय को मारने वाले शॉर्टसन को इसने मारा, और भगत सिंह असेंबली में बम फेंके, उसी केस में पकड़े गए। जैक्सन के शॉर्टसन के हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई। लेकिन इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस में किनारे लगा देते हैं, कहीं एक नाम लिख दिया तो लिख दिया, नहीं तो छोड़ दिया। ये सारे कारण थे। देखा कि भाई अब अंग्रेजों की चिंता क्या है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, और समर्थन मिलेगा, साम्यवादी देशों का समर्थन मिलेगा, भारत में क्रांतियां बढ़ेगी, और सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का आक्रमण हो रहा। तो नतीजा है कि ऐसे में हम क्या करें, हम क्यों शासन भारत को अपने पास रखकर क्या लेंगे। तो अब अंग्रेज समझ चुकी है कि भारत में, लेकिन एक बड़े पते की बात है, आर्थिक कारण। दोस्तों, अंग्रेज भारत व्यापारी बनकर, अब व्यापारी बनकर आए थे। आप पूछेंगे कि इससे क्या मतलब है आपका? तो व्यापारी बनकर क्यों आए? व्यापारी बनकर आप मुनाफा या लाभ कमाने हैं। तो ये ब्रिटिश शासन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, हम कहें कि मुख्य लक्ष्य, भारत से आर्थिक दोहन करना था, लाभ कमाना था, भारत पर शासन करके लाभ कमाना। और ब्रिटिश सरकार अब समझ चुकी थी कि अब भारत पर शासन करके आर्थिक लाभ नहीं कमाया जा सकता। भारत के लोग अब किसी तरह का समर्थन देने वाले नहीं हैं। भारत के लोग अब अत्याचार, अन्यायपूर्ण करों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो जब आर्थिक कारण ही उनका समाप्त हो रहा है, जब शासन चलाना ही उनके लिए कोई लाभ का विषय नहीं बचा, तो भारत पर इस तरह के शासन करने का फायदा क्या है? और चौथी बात है, अंतिम बात क्या है कि प्रशासन। भारत में रोज क्या होगा, ब्रिटिश सरकार की आशंका कहें या उसका हम क्या कहें, दूरदृष्टि कहें, जो भी कहें, तो ब्रिटिश सरकार समझ रही है कि भारत में क्या होंगे, आंदोलन होंगे।
भारत में क्या होंगे? उग्रवाद फैलेगा। भारत में क्या होंगी? क्रांतियां होगी। और इनको दबाना अब अंग्रेजों के बस में नहीं लग रहा है। तो अंग्रेजों के बस में नहीं लग रहा है, कहा कि भाई हम कितनी सेना लगाएंगे। अरे पहले तो 1857 में आपने देखा होगा, सुना होगा, आप जानते होंगे कि 1857 में 3:5 का रेशियो था। चलिए भाई, 5 भारतीय तो 3 यूरोप। लेकिन अब क्या होगा कि अब तो भारतीय सैनिकों पर, भारतीय सिपाहियों पर, भारतीय पुलिस पर, भारतीय सेना के जवानों पर विश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब अंग्रेज विश्वास नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? जब नहीं कर सकते तो आप यहाँ प्रशासन चला नहीं पाएंगे, और जब प्रशासन चला नहीं पाएंगे तो रोज आपकी नई बदनामी होगी। भारत में होगी होगी, छोड़ो, भारत की क्या बात करें। दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया में भी मानवतावादी विचार उपज रही थी, और वहां के लोग कहें कि नहीं भाई ये तो लोगों के साथ बड़ा अत्याचार है। तो इस प्रशासन की समस्या, आंदोलन, उग्रवाद, क्रांति तरीके से ये उब कर ये सोच रहे हैं कि अब चलाना आसान नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने यह निर्णय किया कि चलो भाई अब भारत को मुक्त कर देंगे, भारत से अपने सारी क्या है जो कॉलोनियल जो व्यवस्था है उसको विड्रॉ कर लेने में ही फायदा है। लेकिन विड्रॉ करते करते कहते हैं ना कि ये कुछ ऐसे पशु होते हैं उनकी दुम सीधी नहीं होती। तो जाते जाते भी उसने क्या किया? जाते जाते भारत के विभाजन की बात, भारत में संप्रदाय को चरम सीमा पर बढ़ाने की बात ये करके गए, उसकी पक्का प्रबंध करके गए। और संयोगवश उस समय का हमारा नेतृत्व, उस समय के हमारे राजनीतिक संगठन, उस समय के हमारे राजनीतिक आका ने भी इसे स्वीकार किया। वे उनका सोच अलग हो सकता है, वो सोचे होंगे कि चलो पहले स्वतंत्र हो जाते हैं, हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें, लेकिन ऐसा। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले दोस्तों या संबंधियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।